ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर रूपाली, जिस तरह से कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हम आज चर्चा की शुरुआत कुछ बेसिक बातों से करना चाहेंगे जो कोविड के बढ़ते प्रकोप में हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को कोविड की जांच कब करानी चाहिए और ये कैसे उसे पता चलेगा कि कोविड हुआ है या नहीं। इस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस समय किस व्यक्ति को कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप किसी भी ऐसे संभव कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है आपको बुखार, खांसी, जुकाम, गला खराब होना, इस तरह का अगर कोई भी लक्षण आपको होता है तो आप अपना टेस्ट जरूर कराएं। जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है, सब जगह ये सुविधा उपलब्ध है, आप जाएं वहां और अपना टेस्ट कराएं। तो अगर आप कांटेक्ट में आए हैं और आपको ये सिम्टम्स हैं, तब आपको ये टेस्ट कराना चाहिए। बहुत बार लोगों को मन में ये शंका होती है कि कुछ एसिम्टोमेटिक लोग हो सकते हैं, तब क्या करें। उसके लिए इस समय अभी हम चिंता ना करें, बट अगर सिम्टम्स है तब मैं कहूंगी जरूर टेस्ट कराएं। डॉक्टर रूपाली, अगर किसी परिवार में एक सदस्य को बुखार आता है, उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, फिर वो कोविड की जांच कराता है और वो पॉजिटिव आता है, इसके बाद परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, अगर उनके अंदर कोई लक्षण नहीं है तो क्या उन सबको भी जांच करानी चाहिए? घर के जो बाकी लोग हैं वो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में है, तो ऐसे में अगर आपको कोई लक्षण है तो आप डेफिनेटली टेस्ट कराएं। मेरा मानना ये है कि अगर आपको लक्षण नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आइसोलेशन मेंटेन करना। तो उस समय घर में जितने भी लोग हैं, खासतौर पर मरीज जो है, उसको आइसोलेशन मेंटेन करना होगा घर परिवार के बाकी लोगों से, और परिवार के बाकी लोगों को बाहर के लोगों से एक आइसोलेशन मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित है घर में, उसको अगर पॉसिबल है तो आप एक सेपरेट रूम दें और एक सेपरेट टॉयलेट बाथरूम दें। तो ये बहुत ही आवश्यक है। अगर सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसी, तब जो भी पॉसिबल है, जितना आइसोलेशन आप मेंटेन कर सकते हैं उतना करें। जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके जो बर्तन है वो बिल्कुल अलग रखे जाएं, और जो भी आपके सरफेसेस हैं कमरे के अंदर, और खासतौर पर जो मेटालिक सरफेसेस यानी कि जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, दरवाजों की जो नॉब्स हैं, इन सभी चीजों को आप रेगुलर बेसिस पे सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीच सोल्यूशन से साफ करते रहें, अन्यथा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से साफ करते रहें। तो लगभग दिन में 2 या 3 बार आप इन सरफेसेस को साफ करें जो कि फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हैं और जो मेटालिक होती हैं। और ऐसे में घर के वो परिजन जो उस व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं जो आइसोलेशन में हैं, उनके लिए क्या सावधानी होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जो भी केयर गिवर है वो खुद किसी और रिस्क फैक्टर या किसी कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित ना हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो केयर गिवर है वो ऐसा व्यक्ति हो जिसको खुद कोई और परेशानी ना हो। पहली बात ये। अगर संभव नहीं है तो परिवार में जो भी व्यक्ति है वो ध्यान रख सकता है कुछ प्रिकॉशंस के साथ, जैसे कि मास्क हमेशा लगाएं। जब भी आप संक्रमित व्यक्ति के कमरे में जाते हैं तो आप मास्क लगा के ही जाएं, और संक्रमित व्यक्ति को भी मास्क उस समय पे जरूर लगाना चाहिए। हर 8-8 घंटे पे उस मास्क को बदलते रहना चाहिए, और उसके कमरे की जो विंडो है उनको खुला रखना चाहिए ताकि वेंटिलेशन रहे। तो जो भी दूषित वायु कमरे में है, बाहर नॉर्मल नेचुरल हवा से उसका वेंटिलेशन होता रहे और सर्कुलेशन बना रहे। इसके अलावा जो भी सर्फेसेस हैं आप उनको ना टच करें, कोशिश करें ग्लव्स पहन के जाएं, और जो भी सर्फेस आप टच करते हैं उनको आप सैनिटाइजर से क्लीन करते रहें। डॉक्टर रूपाली, आपने सरफेस की बात की है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी सरफेस में इतना वायरल लोड होता है कि किसी को वो संक्रमित कर सके? कुछ इस तरह की सतह होती हैं जिसपे कि ये माना जाता है कि शायद जो वायरस है थोड़ा ज्यादा समय के लिए रहता है, जैसे कि आपके जो मेटालिक सरफेसेस, जैसे कि दरवाजों के हैंडल्स हैं, या जो प्लास्टिक के सरफेसेस हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, इस तरह के सरफेसेस हैं जिसको कि मल्टीपल लोग बार बार छूते हैं। दिन में बहुत सी टाइम ऐसा होता है, हम बार बार कभी फैन ऑन करते हैं, कभी फैन ऑफ करते हैं, कभी लाइट ऑन करते हैं, कभी लाइट ऑफ करते हैं। दरवाजा आप जब भी खोलेंगे तब आप नॉब टच करेंगे। तो ये सब फ्रीक्वेंटली टच सरफेसेस हैं जिनका हाई कॉन्टैक्ट रेट है, बार बार हम उनको छू रहे हैं। तो इन सब सरफेसेस को हमें फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करते रहना चाहिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से, जिसमें कम से कम 70% अल्कोहल हो। तो इस तरह से आप उसको सैनिटाइज करते रहेंगे तो चांसेस है कि आप कम संक्रमण दूसरों को फैलाएंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इनमें कम से कम 2 से 3 दिन तक भी वायरस रह सकता है इस तरह के सरफेस पे। डॉक्टर रूपाली, कोविड की जांच रिपोर्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये कब तक मिल जाती है, और अगर कोई व्यक्ति जांच कराता है, अगर वो RAT कराता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट,
और उसकी जांच रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है तो क्या उससे आगे टेस्टिंग के लिए RT-PCR के लिए जाना होगा? तो कब तक उसे रिपोर्ट मिलेगी और क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए इसके लिए? वैसे नॉर्मल समय में तो जो आपकी कोविड RT-PCR रिपोर्ट थी सेम डे या मैक्सिमली नेक्स्ट डे तक उपलब्ध हो रही थी, बट क्योंकि अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लैब्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, इस समय हो सकता है 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लैब की क्या फैसिलिटीज है, कितना सैंपल जा रहा है। तो उसके हिसाब से 1-2 दिन तो कम से कम आप मान के चले रिपोर्ट मिलने में आपको लगेगा। जहां तक रैपिड एंटीजन की बात है, देखिए अगर रैपिड एंटीजन पॉजिटिव है तो उसको हम पॉजिटिव की ही तरह मानते हैं, बट अगर नेगेटिव है और लक्षण है तो भी हम RT-PCR का टेस्ट रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर रूपाली, अगर कोविड पॉजिटिव होने के बाद कोई मरीज घर पर आइसोलेशन में है, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से हमें उसकी देखभाल करनी होगी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब अस्पताल जाने की जरूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं। एक पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखें अगर आप होम आइसोलेशन को फॉलो कर रहे हैं, और जब भी 95% से कम हो, 94 या उससे कम हो, तब वो एक अलार्मिंग सिम्टम है। इसके अलावा आपको कोई भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सांस फूलना या कोई अनयूजुअल कुछ भी सिम्टम अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील होना, या फिर जैसे अगर बुखार की बात करें, नॉर्मल वायरल की तरह अगर ये 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है तो आप घर पे रह के ही काम चला सकते हैं। बट अगर 5-6 डेज के बियॉन्ड अगर फीवर परसिस्ट करता है, उस समय आप जो भी नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पे जाके डेफिनेटली रिपोर्ट करें, क्योंकि सेकेंड वीक ऑनवर्ड थोड़ा क्रिटिकल फेज शुरू होता है। तो इन सिम्टम्स में आपको जरूर हॉस्पिटल जाके दिखाना चाहिए। डॉक्टर रूपाली, जैसा कि इस समय अस्पतालों में भी काफी भीड़ बढ़ गई है, और अगर किसी मरीज को घर पे ही रहकर अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम है तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है तो इसे अस्पताल उपलब्ध कराता है या फिर उसके परिवार को इसकी व्यवस्था करनी होती है? अगर आप होम आइसोलेशन मेंटेन कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन खुद से ही उपलब्ध कराना होगा। जब तक मरीज अस्पताल में भर्ती है तब तक तो ये अस्पताल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, बट होम केयर में अगर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पर्सनल अपने उससे ही आपको अरेंज करना होगा। मैं ये कहना चाहूंगी अगर आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो आपको घर पे नहीं, फिर तो आपको अस्पताल में ही भर्ती होना जरूरी है। डॉक्टर रूपाली, रेमडेसिविर की इस समय बहुत बात चल रही है, अगर इस दवा की आवश्यकता है तो ये कहाँ से मिलेगी? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोविड के इलाज में ये दवा कितनी प्रभावकारी है? रेमडेसिविर एक तरह की एंटीवायरल दवाई है। पहले मर्स वाला जो कोरोना वायरस था उसके समय पे ये दवाई यूज की गई थी। हम लोग भी जो भी मरीज भर्ती होते हैं, मतलब भर्ती मरीज वही होता है जो मॉडरेट या सिवियर कैटेगरी में फॉल करता है, तो उन सभी मरीजों को मोस्टली हेल्थ फैसिलिटीज में रेमडेसिविर दी जा रही है, बट उसका लाभ बहुत ज्यादा अभी किसी भी ट्रायल में एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो देश में जिस तरह का टीका उत्सव मनाया गया, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जिस तरह से कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, सरकार भी वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और कई वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने की सरकार तैयारी कर रही है, और विदेशों में जो बहुत सारी वैक्सीन हैं अब भारत में भी उनका उपयोग होगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर अभी तक की हम बात करें, हम पिछले 3 महीने में जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो कि इतने मास लेवल पे इस समय हमारी कंट्री में चल रही है, बट उसके बावजूद भी केवल अभी तक 1% लोग ऐसे हैं जिनको 2 डोजेज मिल चुकी हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बहुत ही तेजी से इस टीकाकरण को आगे बढ़ाएं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो सरकार है उसने एक बहुत जरूरी निर्णय लिया है कि वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा बाकी वैक्सीन को भी अब अप्रूवल देगा। जो इमरजेंसी अप्रूवल की बात है वो ये है, ये कोरोना टाइम्स जो है अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, पहले इस तरह का समय हमने नहीं देखा है, तो इसमें सभी प्रोसीजर्स को फास्ट ट्रैक किया गया है। तो इमरजेंसी अप्रूवल मोस्टली उन्हीं वैक्सीन के लिए कंसिडर किया जाएगा जो ऑलरेडी यूके या यूएस या बाकी कंट्रीज में अप्रूव्ड है और यूज की जा रही है, तो उन्हीं को हम अपनी कंट्री में भी अप्रूवल देंगे। और एक रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसको ऑलरेडी सरकार ने अप्रूवल दे दी है, और वो अप्रैल से जून के समय में कभी भी वो हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध होगी। डॉक्टर रूपाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।